ओके, सेट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। डेफिनेशन ये है, बट डेफिनेशन तो लिखिए, डेफिनेशन तो बुक में भी लिखी देख सकते हो। तो सेट क्या है? सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये वेल डिफाइंड एलिमेंट क्या कह रहा है, कलेक्शन क्या कह रहा है। कलेक्शन का मतलब क्या है? देखो, जैसे रैंडमली आप कोई डाटा उठा लो, ठीक है, मान लेते हैं, जैसे मान लो हमने काउंटिंग करी 1 से लेके 100 तक, और 1 2 3 4 5 6 और अपने 100 तक लिखा है। ठीक है, सो अभी मुझे बताओ कि 1 से लेके 100 तक जो मैंने नंबर लिखे हैं, क्या इनके बीच कोई रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है। अगर इस नंबर में 1 ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा, इस नंबर में 1 ऐड कर दोगे ये बन जाएगा, इस नंबर में 1 ऐड कर दोगे ये बन जाएगा, इस नंबर में 1 ऐड कर दोगे ये बन जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो पहली सिमिलैरिटी ये है। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है कि इट इज़ ए सेट ऑफ, ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। नेचुरल नंबर कहाँ से? 1 से लेके और 100 तक का कलेक्शन है। ठीक है, पहली चीज़ ये है। दूसरी और क्या कह सकते हो आप इसमें? ये पॉजिटिव इंटीजर्स का कलेक्शन है, +1 से लेके और 100 तक। ठीक है, सो ये कलेक्शन हो गया। तो इसमें क्या है, एक कुछ ना कुछ आपका वेल डिफाइंड, कोई ना कोई रिलेशन इनके बीच होना चाहिए, जिससे कि हम कह सकें कि ये भाई वेल डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एलिमेंट ले लिए, अब इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है एक दूसरे के बीच। ठीक है, ये ले लो आप 1 3 7 9 10, तो इनमें क्या रिलेशन है भाई? ये जो है ये क्या है? ये नंबर्स है ना, नंबर्स हैं। आपने ले लिया कि ABCDE, ये क्या है? ये अल्फ़ाबेट्स है, अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन है। ठीक है, जैसे घर के अंदर आप ले लो, घर के अंदर क्या है? फर्नीचर है, तो फर्नीचर में क्या क्या आता है भाई? चेयर आती हैं आपकी, टेबल आती हैं आपकी। ओके, सो जो भी इस तरह का इसके अंडर में, इस फर्नीचर के अंडर में जितने भी सेगमेंट हैं, उसके अंडर में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको कहेंगे कि भाई ये फर्नीचर का एक सेट है। ठीक है, तो सेट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स आपके डिफाइंड होने चाहिए, कुछ उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि रैंडमली आपने इसमें, मान लो जैसे फर्नीचर की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप इसमें टीवी भी उठा कर रख दो। ठीक है, टीवी तो फर्नीचर नहीं है ना, टीवी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। ओके, सो अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करें तो ऐसा नहीं है। अब देखो, हाउस की अगर मैं बात करूं तो हाउस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। टीवी हो सकता है, चेयर हो सकती है ना, और फैन हो सकता है, और डोर हो सकता है। ठीक है, सो ये बात किसकी कर रहे हैं हम? हाउस की बात कर रहे हैं। तो हाउस के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो ये बात हमारी ठीक है, हाउस के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, है ना। बट अगर हम फर्नीचर के रेस्पेक्ट में टीवी भी लिख देंगे, फ़ैन भी लिख देंगे, सो वो इरिवेलेंट हो जाए, इरिवेलेंट हो जाएगी। ठीक है, सो ऐसा नहीं लिख सकते हम, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन जो है ज़रूर होना चाहिए। ओके, सो सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट, और उनके बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होगा तभी हम उसको सेट कह सकते हैं। ओके, सो अभी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं और आपसे पूछूंगा मैं कि ये क्या सेट है या नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें आपका दिया हुआ है कि ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब देखो, ओड नेचुरल नंबर, उसने क्या है, पहले ही कह दिया कि ओड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ओड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं भाई? आपके लेस देन 10। ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 होते हैं 1 3 5 7 9। ठीक है, ये ओड नेचुरल नंबर्स हैं जो लेस देन 10 है। तो पहली चीज़ है कि नेचुरल नंबर है, लेस देन 10 है और ओड है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें दी है उसने कि पहला ये ओड है, फिर ये नेचुरल नंबर है ना, और तीसरा क्या दिया उसने? लेस देन 10 है। ओके, सो यहाँ पे उसने उसको डिफ़ाइन किया है कि ये नंबर कैसे हैं, उसको बताना पड़ेगा। अगर वो ये डिफ़ाइन कर पा रहा है कि ये नंबर कैसे हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ ए सेट, और अगर वो डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा है, सो दैट मीन्स वो सेट नहीं है। ठीक है, अभी कुछ जैसे हम बात करें वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे वोवल्स क्या होते हैं भाई? AEIOU, तो ये क्या है? ये वोवल्स है। ठीक है,
तो ये भी एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स है ना। इसमें हम वोवल्स की बात कर रहे हैं, कुछ हमने दिया है उसमें स्पेसिफिक कोई वैल्यू दी है, ठीक है। सो अगर किसी एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, ओके। ये क्या होते हैं? ये होते हैं एलिमेंट्स। मैथमेटिक्स की भाषा में या सेट्स की भाषा में इनको क्या कहते हैं? हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। सो अभी सेट को लिखने के कई तरीके हैं। दो तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं उसको, और दूसरा हम सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला है रोस्टर या टेबुलर मेथड, रोस्टर या टेबुलर मेथड में क्या करते हैं हम? पहला है हमारा रोस्टर और टेबुलर मेथड। सो उसमें क्या करना है हमको? जैसे मान लेते हैं कि हम एक सेट लिखते हैं S, ठीक है। तो पहले अगर हम टेबुलर मेथड में लिखते हैं, सो हमें क्या करना है? एक ये सिंबल बनाना है, ठीक है। कहीं पे ये सिंबल बना देते हैं लोग, कहीं पे जो है ये सिंबल बना देते हैं लोग, ठीक है, इस तरह का, इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं। तो कहीं पे ये सिंबल बना देते हैं लोग। अगर ये सिंबल बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा भी सिंबल बना सकते हो, ठीक है। तो हम जो अपना सेट का जो शुरुआत करेंगे लिखने की एलिमेंट्स को, सेट के अंदर मान लेते हैं अभी हमने एक सेट लिखा था कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। सो मैंने लिखा 1 3 5 7 9, ठीक है। फिर इस सेट को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ से हमने यहाँ से सेट की शुरुआत करी है और यहाँ पे सेट को हमने क्लोज कर दिया और उसके अंदर लिख दिया हमने एलिमेंट। सो इस तरह से अगर कोई सेट को लिखा जाता है, सो दिस इज़ कॉल्ड रोस्टर और टेबुलर मेथड, ठीक है। अब ये जो इसके ये नंबर लिखे हुए इसके अंदर, उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये सेट कौन सा है? सेट S है। सेट S को लिख दिया हमने कि सेट S इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं कि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ S। 1 किसका एलिमेंट है? S का, ठीक है। 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट S, ओके। इसी तरह से लिख सकते हैं हम 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट S, ठीक है। 3 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट S, 7 को भी लिख सकते हैं, 9 को भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको सेट थ्योरी की भाषा में कैसे लिखेंगे, मतलब मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। सो हम इसको लिखेंगे कि जैसे 1 बिलोंग्स टू, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू, 1 बिलोंग्स टू S, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे? 1 बिलोंग्स टू S, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू S मतलब 1 जो है वो सेट S के अंदर प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू S। अभी हम अगर 2 के बारे में लिखें, सो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू, देखो बिलोंग्स टू बना के और एक क्रॉस मार दो आप, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू S, तो इसको पढ़ेंगे हम 2 डज नॉट बिलोंग्स टू S, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे कि 2 डज नॉट बिलोंग्स टू S। 3 बिलोंग्स टू S, 3 S के अंदर बिलोंग करता है, तो उसको लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू S। 4 डज नॉट बिलोंग्स टू S, ठीक है। 4 उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, सो हम लिखेंगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू S। सो बच्चों ये जो मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं हम रोस्टर और टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक टेबल वाइज हमने इसको अरेंज किया है एलिमेंट्स को, ठीक है। सो इसको बोलते हैं टेबुलर मेथड्स। सो कुछ आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे उसने दिया है एग्जाम्पल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड द रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया लिखोगे आप कौन कौन सी रिवर हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट के अंदर कौन कौन से वोवल्स होते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं उसका भी आप एक सेट बना सकते हो, है ना। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो उस तरह से आप एक सेट बना सकते हो, ऑल ट्राइंगल्स का एक सेट बना सकते हो, ठीक है। उसी तरह से ऑल क्वाड्रिलेटरल्स का एक सेट बना सकते हो, ओके। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, ये कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनको आप चेक कर सकते हो। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। सो सॉल्यूशन क्या होगे भाई, आप उसको सोल्व करोगे, किसको सोल्व करेंगे? क्लास 8th में पढ़ चुके हो आप,
10th में पढ़ चुके हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो अब हम कैसा सेट बनाने वाले हैं, हम सेट बनाने वाले हैं इसका सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे, कॉमन लेंगे, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू या तो 3 आ जाएगी या x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कैसे इसको सोल्व किया, सो आप मेरे 9th के लेक्चर जाके देख सकते हो, 10th के लेक्चर जाके देख सकते हो, उसमें आपको ये मैंने पॉलिनोमियल्स में समझाया गया है। सो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कि कैसे हमने इसको सोल्व किया है। ठीक है, सो यहाँ पे आपने देखा कि x के इसका जो सॉल्यूशन आ गया पॉलिनोमियल, इसका जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया है, सॉल्यूशन क्या आया है इसका 3 2 आया है। सो हम क्या लिखेंगे कि सेट एस जो लिखेंगे वो किसका लिखेंगे भाई, सेट एस लिखेंगे हम 3 2 का, या 2 3 लिख दो। ठीक है, अब इसमें देखो ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है, चाहे आप 2 3 लिखो या आप 3 2 लिखो, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डजेंट मैटर। ठीक है, किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, और किसी एलिमेंट को आप रिपीट भी नहीं कर सकते हो। अगर एक एलिमेंट आप लिख चुके हो तो उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आपने 2 बार लिखा है तो उसका मतलब अकेला ही है, मतलब 2 बार लिखोगे तो भी उसका मतलब एक ही है। ठीक है, सो क्या करना है इसमें, डोंट रिपीट द एलिमेंट इन सेट। ठीक है, सेट के अंदर कोई एलिमेंट भी आपको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, सो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखना है आपको। ओके, और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे n दिया है एक एग्जाम्पल, n क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसी तरह से आपके नंबर्स के बहुत सारे सेट है, रेशनल नंबर है, होल नंबर का सेट है। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स का सेट है, पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट है, पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है, सो ये सब क्या है, आपके बुक में एग्जांपल्स दिए गए हैं। और अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिम टर्म्स। देखो अभी मैंने आपको क्या कहा कि सेट के अंदर अगर जो लिखते हैं हम लेटर्स, उनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स भी वही चीज़ है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स भी वही चीज़ है। किसी सेट के अंदर अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट्स भी वही चीज़ है और मेंबर्स भी वही चीज़ है। ठीक है, बट मोस्ट कॉमनली हम ये वाला वर्ड जो है यूज़ करते हैं, एलिमेंट्स हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, और सेट्स को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स में। सो सेट्स आर नॉर्मली रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल लेटर्स। नॉर्मली हम उनको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है, सेट्स को। सो अभी हम जो दूसरी फॉर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दूसरी फॉर्म हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी, देखो जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे आपसे किसी ने बोला कि भाई एक सेट लिखना है आपको, सेट ऑफ डिवीजर्स कह लो या फैक्टर्स कह लो। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 42 के कौन कौन से फैक्टर हैं उनको आपको सेट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो 42 के कौन कौन से फैक्टर होंगे भाई, 42 को फैक्टराइज कर लो, आपको पता चल जाएगा। 2 से कट होगा तो ये आ जाएगा कितना, 21 आ जाएगा। 3 से कट करेंगे 7 आ जाएगा, 7 से 1 आ जाएगा। ठीक है, सो फैक्टर्स ऑफ 42 कौन कौन से होंगे भाई, फैक्टर्स ऑफ 42 आर, देखो मैंने लोअर क्लासेस में पढ़ाया है फैक्टर्स ऑफ 42 क्या होते हैं। एक तो 1 होता है सभी का फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे एक 2 फैक्टर आया है, ये 2 आया है, और एक 3 आया है, एक 7 आया है, और ये नंबर इटसेल्फ भी अपने आप का फैक्टर होता है। ठीक है, और ये देखो 2 × 3, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा। 2 × 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 14 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। 3 × 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है,
सो यहाँ पे ये इसके सब फैक्टर आ गए और एक 42 भी इसका फैक्टर रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, तो हम एक सेट बनाते हैं एस इज इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ 42 का क्या सेट बनेगा, 1 2 3 7 6 14 21 42। देखो ये है एक फैक्टर्स का सेट, ओके। अब अगर मैं कहूँ कि आपको प्राइम फैक्टर्स का सेट, ठीक है, प्राइम क्या होते हैं भाई, प्राइम मतलब जो देखो दो तरह के नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, एक प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर वो हैं जिनमें कुछ, जिसको हम जो है फैक्टर्स की टर्म्स में लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर में प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके कोई फैक्टर नहीं होते, उनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है और वो नंबर इटसेल्फ होता है। जैसे 2 का कोई फैक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता, या तो 1 रहेगा या ये नंबर इटसेल्फ रहेगा। 3 का कोई फैक्टर या तो 1 है या 3 है, ठीक है। मतलब 1 और इस नंबर के अलावा अगर कोई उसका फैक्टर है, सो ऐसे नंबर को हम जो है कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अगर उसका 1 और अपने आप के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, सो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। सो प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, देखो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 3 की टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक प्राइम नंबर चाहिए हमें जिसको हम इस फॉर्म में ना लिख सकते हैं, जिसको 2 फैक्टर की फॉर्म में नहीं लिख सकते होंगे, ठीक है। 14 को भी हम लिख सकते हैं 2 × 7, सो इसको भी हम नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। 21 को भी हम लिख सकते हैं 3 × 7, 42 को भी हम लिख सकते हैं 21 × 2 या 2 × 3 × समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर हो गए इसके कौन कौन से हो गए प्राइम फैक्टर, ओनली 2 3 और ये 7, ठीक है। सो यहाँ पे जो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए वो हो गए आपके 2 3 एंड 7, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका कौन सा, रोस्टर या टेबुलर मेथड। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट्स को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्मेट में, दूसरा लिख सकते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म देखो अभी तक आपने क्या किया इसको, कि आपने नंबर्स को जो भी इसके एलिमेंट्स होते थे उनको सेपरेट कर करके लिखा है, ठीक है। तो अभी जो हम लिखने वाले हैं सेट, वो सेट को लिखने वाले हैं हम इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, उसको सेट को लिखते हैं हम इन वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स में हमें कुछ लिखना है या स्टेटमेंट में लिखना है, हमें कोई स्टेटमेंट के बेस पे हमें उसको सेट को लिखना होता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने क्या बताया था आपको कि एक सेट लिया है, मैंने लिया है 1 2 3 सेट ऑफ ओड नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। तो क्या लिखा था हमने लिखा था 1 3 5 7 और 9। ये किसका सेट है भाई, ये है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। तो ये हमने इसको इस तरह से लिखा था। अभी हम इसको जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखने वाले हैं। सो स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो ध्यान से सुनो। देखो ये जो मेथड है वो कौन सा मेथड पढ़ा, अभी हमने टैब्यूलर मेथड पढ़ा है, ठीक है। इसको बोलते हैं टैब्यूलर मेथड, ये हम पढ़ चुके हैं। सो अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना सिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे s इज इक्वल टू, यहाँ पे सेम है s इज इक्वल टू, ये फिर आप ये सेट का सिंबल लगाओ, सेट का सिंबल लगा के लिखेंगे हम x सच दैट, ये कोलन लगाओ, यहाँ पे कोलन का मतलब जो पढ़ते हैं हम सच दैट पढ़ते हैं, ठीक है। मैं वो बता दूंगा कैसे पढ़ते हैं। x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। सो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो आप, s इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज लेस देन 10,
ठीक है, x इज़ लेस देन 10। अब यहाँ पे लिखोगे आप x इज़ एन ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो लेस देन 10 आप लिख चुके हो, लेस देन 10 तो आपने लिख दिया, और x इज़ एन ओड नेचुरल नंबर। तो ये दोनों ही तरीके सही हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अभी दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप लिखते हो वोवल का सेट है आपके पास, ठीक है। वोवल का सेट क्या है, AEOIOU, सो सेट ऑफ वोवल्स, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, AEIOU, तो ये हो गया आपका सेट, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म हो गई है आपकी, सॉरी टैब्यूलर फॉर्मेट हो गया ये, ठीक है। इसको कौन सा कहते हैं, टैब्यूलर मेथड। सो ये टैब्यूलर मेथड से लिख दिया आपने। अभी हम इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि S इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ठीक है। इसको मैं सेपरेटली लिखवा देता हूँ, इसको पढ़ते हैं सच दैट, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। सो एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। और दूसरा एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। सो सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में देखो, अब देखो ये क्या है कि एक तो ये है आपका रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका, तो सिंपल है, 1 एंड माइनस 2 करके लिख दोगे, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे S इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का मेथड, ठीक है। ओके, अभी देखो दूसरा एक तरीका क्या है, अभी हमें चेंज भी करना है इसको। रोस्टर फॉर्म में लिखा होगा तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आता है, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होगा तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आता है, ठीक है। सो मैं अभी वो एक एग्जांपल ले लेता हूँ और एग्जांपल के बेस पे आपको समझाता हूँ कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, रोस्टर फॉर्म से कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 2 इसमें दिया गया राइट द सेट, एक सेट दिया है उसने, सेट इज एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, ठीक है। अभी मुझे सोच के बताओ आप कि कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर करने पे 40 से कम आता है। देखो भाई, 1 का स्क्वायर करेंगे सो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 6 स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 7 स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। अब ये 49 कहाँ है, 49 40 से ज़्यादा हो जाता है, बट हमें कैसा लेना है कि जिसका स्क्वायर 40 से लेस आता हो। तो कौन कौन से नंबर आए, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। सो ये टेबुलर मेथड में लिखेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, टेबुलर मेथड में S इज इक्वल टू, ये कौन कौन से नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये हो गया इसका टेबुलर मेथड। अगर 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, इनमें से किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे
देखो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, सबसे पहली कंडीशन हमें ये रखनी है कि पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये रखनी है कि इनका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर विल बी लेस देन 40। सो लेस देन 40 है तो वो कौन सी कंडीशन, कौन से इंटीजर के लिए फॉलो हो रही है, तो वो उसमें टेबुलर फॉर्मेट में हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि ये तो हुआ हमारा एक एग्जांपल जो हमने लिया है कि भाई रोस्टर फॉर्म में लिखा है, उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो एक हम ले लेते हैं एग्जांपल कि रोस्टर फॉर्म में लिखा है, सो रोस्टर फॉर्म में लिखा है, उसको टेबुलर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, सॉरी टेबुलर फॉर्मेट में लिखा है, सो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, सो एक सेट है हमारे पास S इज इक्वल टू, बुक में आपकी एग्जांपल दिया है, सेट है ए कोई सेट है, A इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 और ये सेट जाता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब देखो दो तरह के सेट होते हैं, एक सेट होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट वो होता है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट हो सकते हो। अब इसमें देखिए आप इन्फिनिटी तक जा रहा है ये, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब कोई एंड नहीं है इसके नंबर्स का। सो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। और जो अभी पहले मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए जिनमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते थे, उन सेट्स को कहते हैं हम फाइनाइट सेट्स। ठीक है, सो अब ये आपका टेबुलर मेथड में लिखा हुआ है। सो टेबुलर मेथड से हमें इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। अभी देखो थोड़ा सा इसमें यहाँ पे एक पैटर्न देखो, पैटर्न कैसा बन रहा है। पहला एलिमेंट इसका 1 है, दूसरा एलिमेंट इसका 4 है। तो 1 क्या होता है भाई, 1 स्क्वायर होता है, 4 क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है, 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर होता है, 16 क्या होता है, 4 स्क्वायर होता है, 25 क्या होता है, 5 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर होता जा रहा है। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर, ठीक है, x सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, x सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब मैंने दो तरीके बताए थे आपको, एक तो तरीका ये लिख दिया आपने, डायरेक्टली लिख दिया कि x सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरा तरीके में आप क्या लिख सकते हो कि x सच दैट x स्क्वायर। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि x सच दैट x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, और जो n है वो n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा मैथमेटिकली लिख दिया। कैपिटल N को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर का सेट कहते हैं। इसे क्लास 9th 10th में पढ़ा होगा आपने। सो n क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। सो नेचुरल नंबर सेट। ठीक है, x इज ए नेचुरल नंबर, n इज ए कैपिटल N इज ए नेचुरल नंबर सेट। तो स्मॉल n क्या है, स्मॉल n उसका एक एलिमेंट है, और x क्या है, x है n स्क्वायर। मतलब नेचुरल नंबर के जो नेचुरल नंबर्स जो हैं आपके, नेचुरल नंबर्स का अगर स्क्वायर कर दोगे तो ये आपका सेट बन जाएगा। ठीक है, सो ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, सो सेट बिल्डर फॉर्म इज नथिंग बट आपको स्टेटमेंट वाइज लिखना है उसको, सेट को जो लिखना है आपको स्टेटमेंट वाइज लिखना है। ठीक है, सो आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। ओके, अभी देखो जैसे एक वर्ड है आपका इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद के लेटर्स को हमें सेट फॉर्मेशन में लिखना है, ALLAHABAD, इलाहाबाद। ठीक है, तो इसको सेट की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा भाई, A को लिख लिया है ना, फिर कोमा। और देखो एक चीज़ और बात बता देता हूँ आपको, जब भी हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो हम कोमा बीच में लगाते हैं, हर एलिमेंट के बीच में एक कोमा रहेगा। सो A लिख लिया हमने, उसके बाद हमने L लिखा। ठीक है,
अब उसके बाद देखो फिर से एल आ रहा है, तो मैंने क्या बात बताई थी आपको कि कभी भी जब हम सेट लिखते हैं तो सेट में कभी भी किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हम, ठीक है। सो यहाँ पे एल जो है आपका सेकेंडली रिपीट नहीं होगा। फिर ए फिर आया है, ए अगेन आया, ठीक है। ए तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, एल भी लिख चुके हैं, अब ये एल भी रिपीटेशन में है, ए भी रिपीटेशन में है, तो उसको नहीं लिखेंगे। एच हमने लिख दिया, उसके बाद फिर ए आया है, ठीक है, एच हमने लिख दिया, ए फिर आ गया तो ए को फिर नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ए फिर आ गया, ए को छोड़ देंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेबुलर मेथड, ओके। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि एस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड अल्लाहाबाद, ठीक है। सो इसको ऐसे लिखेंगे, समझ आई बात बच्चों। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का मेथड। अब उसके बाद दी हुई है आपकी एक्सरसाइज 1.1। सो एक्सरसाइज 1.1 आप खुद कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। सो सबसे पहले आपको देखो इसमें क्वेश्चन दिए हैं आपके 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, 7 नहीं 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो 9 क्वेश्चंस में जो आपको देखना है, आपको ये देखना है कि जो ये इसने दिया है, कलेक्शन जो दिया है, कलेक्शन क्या वाकई में ही इनका लिंक है आपस में कुछ एलिमेंट्स का। अगर एलिमेंट्स का कुछ लिंक है तो इसका मतलब है कि वो सेट होगा, अगर उनका कोई लिंक नहीं है तो वो सेट नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट मैं यहाँ लेता हूँ, स्टेटमेंट यहाँ पे लेते हैं कि आपकी क्लास में मान लेते हैं 50 बच्चे हैं, ठीक है। सो मैं कहता हूँ कि सेट ऑफ ऑल टोलर पीपल, टोलर स्टूडेंट्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल टोलर स्टूडेंट्स। सो अब देखिए आप टोलर किसे कहोगे, टोलर की कोई डेफिनेशन हो सकती है। कोई बच्चा अगर 4 फीट का है, कोई बच्चा 4 फीट 1 इंच का है, कोई बच्चा 4 फीट 2 इंच का है, 4 फीट और 2 इंच का है, ठीक है। सो इसमें टोलर किसे कहोगे, बहुत सारे हैं आप, मतलब एक से बढ़ के एक टोल है। तो टोलेस्ट अगर बात करते तो टोलेस्ट की बात हो सकती थी, है ना। टोलेस्ट तो एक ही होगा, है ना, और शॉर्टेस्ट भी एक ही होगा। तो यहाँ पे क्या है कि टोलर कोई यहाँ पे क्लियर कट कोई ऐसा वेल डिफाइंड चीज़ नहीं है कि हम कह सकें कि भाई टोलर कौन है हमारी क्लास में, है ना। तो टोलर तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन टोलर है, ठीक है। मोस्ट टैलेंटेड अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ ऑल मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मोस्ट टैलेंटेड कौन है, मोस्ट टैलेंटेड का भी कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं। कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में टैलेंटेड है, कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में टैलेंटेड है, कोई बच्चा खेलने में टैलेंटेड ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ उसको देना पड़ेगा कि भाई खेलने में मोस्ट टैलेंटेड या साइंस में मोस्ट टैलेंटेड, तो जो टॉपर होगा साइंस का उसका जो है सेट बन जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने कोई वेल डिफाइन नहीं कह सकते हम इसको। मोस्ट टैलेंटेड मतलब कोई एक पर्टिकुलर नहीं हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये जो है सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे सेट नहीं कह सकते हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे कलेक्शन। बट ये कलेक्शन कैसी है, कलेक्शन जो है डिफाइंड नहीं है ये। सो दिस कलेक्शन इज नॉट डिफाइंड। सो नॉट डिफाइंड होगा, तो नॉट डिफाइंड के केस में क्या होगा कि ये जो है सेट नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप लिखो कि द कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया की बात करें तो आप हो सकता है कि मुझे चेतन भगत पसंद आता हो सकता है मुझे सलमान रश्दी पसंद आता हो, किसी को कोई पसंद आता हो, किसी को कोई पसंद आता हो। तो सबकी टैलेंटेड की डेफिनेशन अपनी डिफरेंट है ना। ये तो नहीं कह सकते कि भाई जो चेतन भगत जो है इंडिया का सबसे अच्छा राइटर है, इसी की बुक सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, ठीक है। कोई चेतन भगत को टैलेंटेड बताता होगा, कोई रोबिन शर्मा को टैलेंटेड बताता होगा, कोई जो है किसी और को टैलेंटेड बताता होगा, ठीक है। तो ये कोई डिफाइन नहीं कर पाए हम इसको, ठीक है। कलेक्शन तो है हमारे पास, बट एक कोई डिफाइन नहीं है कि भाई वेल हमने उसको डिफाइन नहीं बनाया है स्टेटमेंट को। तो अगर वेल डिफाइंड नहीं बनाया है सो ये जो होगा वो कैसा होगा, सेट नहीं।
लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होऊंगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।